हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक शर्मा और आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वह है सॉइल प्रोफाइल। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सॉइल साइंस से रिलेटेड 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए या फिर यहाँ कार्ड में आपको ऊपर मैसेज शो कर रहा है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, लगातार 3 लेक्चर हम इस पर ले चुके हैं और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा। मुझे उम्मीद है इस बात की कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर में जो भी छात्र अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे। आपको एक भी लेक्चर के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ए टू जेड क्लियर करेंगे, जड़ से क्लियर करेंगे। तो बने रहना हमारे साथ अंत तक। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक होगा सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? अगर जनरल डिस्कशन में हम इसको समझें तो कैसे सॉइल प्रोफाइल देखी जाएगी, क्या सॉइल प्रोफाइल होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थ्योरी से हटके प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल ये है कि जब हम फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जब हम सैंपल एकत्रित करेंगे तो उस समय हम जब वर्टिकल में सोइल को काटते हैं, वर्टिकल मीन्स यूं खड़े खड़े होने जैसा काटेंगे, तो उस समय सोइल में कई सारी लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी। अब ये लेयर्स कैसी होती हैं? आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है। उस फोटो में सेम इसी तरह जब आप इसे काटोगे तो आपको ये दिखाई देगा। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो थ्योरी क्या कहती है उसे समझिए। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल showing the various layers from the surface to the unaffected parent material is known as a soil profile। तो कहने का मतलब यह है कि जो सोइल का वर्टिकल सेक्शन होता है, अर्थात खड़े में अगर सोइल को काटेंगे तो ये उसका वर्टिकल सेक्शन हो जाएगा। और वर्टिकल सेक्शंस में कई सारी सोइल लेयर दिखाई देती हैं। अब वह लेयर ब्लैक, येलोइश और मैनी टाइप्स ऑफ हो सकती हैं। इन लेयर्स को ही, इसमें एक खास बात यह है कि हम इसमें अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल को छोड़ देते हैं। अनअफेक्टेड मीन्स हम उसको लेयर्स में नहीं गिनते हैं। वो पेरेंट मटेरियल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेना। तो वो पेरेंट मटेरियल के रूप में ही उसे जाना जाएगा। और इस क्रिया को इस तरह क्या तैयार होती है? सोइल प्रोफाइल तैयार होती है। अब बात करें, द वेरियस लेयर आर नोन एज होरिजन। ए सोइल प्रोफाइल कंटेन 3 मेन होरिजन्स, दे आर नेम्ड एज ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन। अब लेयर्स तो कई सारी हो सकती हैं, तो कैसे इन लेयर्स को विभाजित किया जाए उसके लिए हमने इन्हें होरिजन्स में बांट दिया है। ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और आर। आर को होरिजन्स में नहीं रखा जाता है, यह एक कंपोनेंट है, इसीलिए इसे होरिजन्स में ना रखते हुए इसे अलग से पढ़ा जाता है। अब जब हम बात करते हैं होरिजन्स की तो हमसे पूछ लिया जाता है कि मास्टर होरिजन क्या होते हैं। तो जब भी आपसे पूछें मास्टर होरिजन क्या होते हैं तो मास्टर होरिजन 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं वह भी जान लीजिए। तो इसमें आता है ओ, ए, ई, बी एंड सी। ये 5 मास्टर होरिजन है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करते रहें। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन जरूर करते होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपसे मिड टर्म में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ सकते हैं। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में अगर कोई चीज़ पूछ ली जाए तो वहाँ आपको बनाकर लिखने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। इसीलिए इन जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं आप उन्हें अच्छे से नोट डाउन करें ताकि यह आपको आगे काम आए। चलते हैं थोड़ा सा और इस टॉपिक को पोलाइटली लेते हैं। तो सबसे पहले आप होरिजन्स को समझिए।
इसमें पहला होरिजन है ऑर्गेनिक होरिजन, जिसे ओ से डिनोट किया है। अब ये ऑर्गेनिक होरिजन क्या होता है? दरअसल दोस्तों, ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन, इन होरिजन्स को हम नेक्ड आई या कहीं तो हम इन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑर्गेनिक होरिजन की, तो ऑर्गेनिक होरिजन को देख पाना थोड़ा कठिन है, या यूं कहें तो यह दिखाई नहीं देता है। उसका कारण यह है कि यह बहुत कम सॉइल्स में पाया जाता है और कई सारी सॉइल्स में यह एब्सेंट होता है। अब रही बात इसके दिखाई ना देने की, तो उसका मेन कारण है कि इसकी बहुत ही थिन लेयर होती है, अर्थात बहुत ही पतली लेयर में ये होता है, इसलिए हमें यह दिखाई नहीं पड़ता है और यह ऊपरी सतह पर होता है। इसके तुरंत नीचे बाद ए सरफेस होता है। मेनली सोइल में ए सरफेस ही पाया जाता है, इसलिए इसको टॉप सरफेस भी कहा जाता है। आप इसे भी नोट कर लें। ए इज अ सरफेस, ए होरिजन इज अ सरफेस। क्यों? क्योंकि यह सबसे ऊपर यानी टॉप में पाया जाता है, इसलिए इसे ए सरफेस कहते हैं। इसके बाद आता है बी, जिसे सब सोइल कहा जाता है। अब बी होरिजन की अगर बात करें तो यहाँ मेंशन किया है सब सोइल। सब सोइल अर्थात ए होरिजन के नीचे पाए जाने के कारण इसे सब सोइल कहते हैं और ज़्यादातर केसेस में यह बहुत ही हार्ड होती है। इसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, ये काफ़ी हार्ड होती है, आप इसे भी याद रखें। और आखिरी में जब बात करें हम सी यानी सी होरिजन, तो ये होता है सबट्रेटम। सबट्रेटम क्या होता है? सबट्रेटम मीन्स इसमें कई सारे रॉक्स, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद आर यानी रिगोलिथ, जिसमें बेड रॉक्स होते हैं, वह लेयर आ जाती है, जिसके कारण यह कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो हमने जनरली ऊपर ऊपर से समझ लिया है। अब चलते हैं इसके भीतर यानी जड़। जड़ में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, वह यह है कि बीएससी में आपको जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। गहराई में पहुंचने का अर्थ यह है कि हमें वो सारे फैक्ट पता होने चाहिए जो सोइल प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं। अब मैं सोइल प्रोफाइल को इतना क्यों लाइट ले रहा हूँ, उसका मेन कारण यह है कि सोइल साइंस में ज़्यादा नहीं तो 25% क्वेश्चंस जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं आगे, उनमें इस हिस्से से पूछे जाते हैं और इस हिस्से का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो ये हमें कवर होना चाहिए। एज अ बीएससी स्टूडेंट होते हुए नहीं कह रहा हूँ, पर आप मानिए कि आगे आपको कई सारे कंपटीशन देने होंगे, तो उस हिसाब से आपको अभी पढ़ लेना चाहिए, ताकि बार बार आपको यह रिकॉग्नाइज करने के लिए कई सारी वीडियोस, कई सारे लेक्चर्स अटेंड ना करने पड़े। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर के बारे में हमने समझा। दूसरा, हमने टॉप सॉइल यानी ए ओरिजिन के बारे में समझा, सब सॉइल के बारे में समझा। सब सॉइल वाले पोर्शन में हमने सबट्रेट्स देखे थे। ये होते हैं सबट्रेट्स, सब वह पदार्थ जो मृत होने के बाद मिट्टी में पहुंच जाते हैं, तो मिट्टी में काफ़ी अंदर पहुंचने के बाद उन्हें सबट्रेट्स बोल दिया जाता है। तो ये उनके कुछ अवशेष हैं, इसीलिए इसे सबट्रेट कहा जाता है। बाकी यह चित्र इसलिए लगाया गया है ताकि आप अपने दिमाग में इसे और भी एनालिटिक बना सकें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओ होरिजन की। ओ होरिजन क्या होता है, तो पहले हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक होरिजन, इट इज़ फॉर्म्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द मिनरल सॉइल डोमिनेटेड बाय फ्रेश और पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जैसा कि ओ होरिजन, ओ से क्या तात्पर्य है? ओ से तात्पर्य है ऑर्गेनिक, और आप भी जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल कब तैयार होता है? जब डिकम्पोजिशन होता है एनिमल वेस्ट एंड प्लांट मटेरियल का। जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उनका काफ़ी समय तक मिट्टी पर
पड़े रहने के कारण उनमें डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, और डिकम्पोज्ड जब वह होते हैं तो ऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण होता है। अब बात करें ऑर्गेनिक यानी ओ होरिजन की, तो इसमें भी दो होरिजन होते हैं। एक होता है O1 होरिजन और एक होता है O2 होरिजन। दोनों होरिजन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों होरिजन एनिमल एंड प्लांट रेसिड्यू से तैयार होते हैं और ये उनकी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। बस अंतर क्या होता है, O1 होरिजन को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन O2 होरिजन को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। यह इनमें मेजर डिफरेंस है। पिछली बार यानी साल 2023 में CUT के एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक यानी ओ होरिजन से क्वेश्चंस आए थे और उनमें यही क्वेश्चन था। आप उसे देखें तो आपको पता चलेगा, वह काफ़ी डीप में जाकर उन्होंने इस शब्द को पूछा। तो इसका आंसर देना थोड़ा टफ हो गया था क्योंकि बच्चे उतने डीप में जाते नहीं हैं। ओ होरिजन में 30% ऑर्गेनिक मैटर और मोर देन 50% क्ले कंटेंट होता है, और इसमें कभी कभी लेस देन 50% क्ले और ऑर्गेनिक मैटर अबव 20% भी होता है। ओ होरिजन की एक मेजर विशेषता यह है कि यह वर्जिन सॉइल में दिखाई देती है और अरेबल सॉइल में नहीं दिखाई देती है। यह क्वेश्चन BHU एग्जाम में पूछा गया है। अब वर्जिन सॉइल क्या होती है, तो ऐसी सॉइल जहां पर कल्टीवेशन ना किया जाता हो या कई सालों से ऐसे ही पड़ी हो, उस फील्ड में आप ऑर्गेनिक यानी ओ होरिजन को देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कल्टीवेटेड लैंड है तो वहाँ ये एब्सेंट रहेगी। अब वर्जिन सॉइल को आप फॉरेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में केवल झूम खेती को छोड़कर बाकी कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती है, और झूम खेती भी कई कई मेजर हिस्सों में की जाती है, हर एक जगह ये नहीं की जाती। इसलिए फॉरेस्ट से अगर संबंधित करें तो फॉरेस्ट में इसका दिखना संभव होता है। अब बात करते हैं ए होरिजन के बारे में। ए होरिजन कैसे डेवलप होता है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनमें कई सारे एक्यूमुलेशन होने के बाद वह एकत्रित होते हैं उसके निचले सिरे पर, और निचले सिरे पर जब यह एकत्रित हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी रेसिडुअल यानी एनिमल या फिर प्लांट रेसिडुअल जब डिकम्पोज्ड होता है तो वह क्ले, आयरन इनमें तब्दील हो जाता है, और यह जाके जिस सरफेस पर एकत्रित होते हैं उसे ए होरिजन कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ एक विषय यह है कि ए होरिजन में भी इनकी कमी होने लगती है, क्योंकि यह ए होरिजन बहुत ही हल्का होता है। इल्यूविएशन क्या होता है, तो इल्यूविएशन को आप ऐसे समझिए कि जब कोई मैटर नीचे की ओर एक गतिक अवस्था के साथ बहता हो, जाता हो, लीच्ड करता हो, उस स्थिति को हम इल्यूविएशन कहते हैं। और ए होरिजन में किन किन चीज़ों का इल्यूविएशन होता है, तो इसमें क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम का इल्यूविएशन होता है, और ये जाकर जमते हैं बी होरिजन पर। बी होरिजन के बारे में हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ए होरिजन में 3 होरिजन और होते हैं, वो इसके ही अंग माने जाते हैं। इसमें पहला है A1 होरिजन, दूसरा है A2 होरिजन और तीसरा है A3 होरिजन। A3 होरिजन A1 होरिजन A1 होरिजन को अगर हम देखें तो A1 होरिजन को ही ए होरिजन कहते हैं, जबकि A2 होरिजन इसमें मेन होरिजन है और इसके बारे में ही क्वेश्चन बनता है। A2 होरिजन में ही अपना इल्यूविएशन का काम होता है। इल्यूविएशन का जो कार्य होता है वह A1 होरिजन A2 होरिजन में होता है, A1 होरिजन में नहीं। और A3 होरिजन क्या होता है, A3 होरिजन होता है A एंड B के बीच की ट्रांजिशनल लेयर, अर्थात ए जिस लेयर पर समाप्त होता है और बी जिस लेयर पर शुरू होती है, उस मध्य कड़ी को हम A3 लेयर कहते हैं। आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बी होरिजन की ओर।
Horizon in which the dominant features are accumulation of clay, iron, alumination एंड ह्यूमस। तो जैसा कि हमने चर्चा किया था कि ए होरिजन से जो इल्यूविएशन होता है वह बी होरिजन में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने का क्या तात्पर्य है, एक्यूमुलेट क्यों लिखा गया है? तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एकत्रित होना। जो ऊपर से ए लेयर से होकर आया है वह बी लेयर में अगर एकत्रित हो जाए तो इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन को इल्यूविएशन भी कहा जाता है। अब इल्यूविएशन और एल्यूविएशन दोनों बड़े कंफ्यूजिंग टर्म हैं, तो इनके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। वह सिंपल ट्रिक यह है कि ए होरिजन और ए पहला शब्द तो यहाँ ई पहला शब्द आएगा, और बी होरिजन दूसरा शब्द तो यहाँ भी दूसरा शब्द आएगा। थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी है समझाने में, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे। मतलब पहला शब्द आया तो पहला शब्द रखो ई, और दूसरा शब्द आया तो बाद वाला शब्द रखो आई। तो ये आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा। अब बी होरिजन में भी हम बात करें तो इसमें भी 3 होरिजन होते हैं। अब ये 3 होरिजन कौन-कौन से होते हैं उनको जान लीजिए। पहला होता है V1 होरिजन, दूसरा होता है V2 होरिजन, तीसरा होता है V3 होरिजन। B1 होरिजन की अगर बात करें तो यह ट्रांजिशनल लेयर होता है A एंड B के बीच में, और B3 होरिजन की बात करें तो यह भी ट्रांजिशनल लेयर होता है B एंड C के बीच का। वहीं अगर B2 की बात करें तो ये इनमें मेजर लेयर होता है, क्योंकि इसी में ही मैक्सिमम इल्यूविएशन होता है। अब इल्यूविएशन किस किस का होता है तो वह मैंने आपको बता दिया। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये अधिक डार्क कलर का हो जाता है। उस डार्क कलर होने का कारण है इसमें मैक्सिमम आयरन एकत्रित हो जाता है, साथ में क्ले कंटेंट एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से B2 लेयर बहुत अधिक डार्क हो जाती है। अब बात करते हैं सी होरिजन की। सी होरिजन की तो इट इज़ द होरिजन बिलो द सोलम ए प्लस बी। ए प्लस बी अर्थात ए होरिजन और बी होरिजन दोनों को मिलाकर सोलम कहते हैं, और ये क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, ए प्लस बी दोनों को मिलाकर सोलम कहते हैं, और बिलो यानी नीचे। तो ए प्लस बी के नीचे अर्थात सोलम के नीचे रिलेटिवली लेस अफेक्टेड बाय सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है उससे यह कम अफेक्टेड होता है। तो आपको मैं अपनी भाषा में बताऊं तो ए और बी होरिजन के नीचे वाली अवस्था को सी होरिजन कहते हैं। अब सी होरिजन एक मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जोन होता है, क्योंकि इसमें कई सारी एक्टिविटी होती हैं। इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट और सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस इज द सीमेंटेशन एजेंट। सीमेंटेशन एजेंट क्यों बोला इनको? क्योंकि यही सीमेंटेशन का कार्य करके नई सोइल तैयार करती हैं। इसके बाद आता है आर यानी रिगोलिथ। आर अंडरलेइंग कंसोलिडेटेड बेड रॉक एंड इट मे और मे नॉट बी लाइक द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सोलम इज फॉर्म्ड। तो अभी आपको मैंने चित्र में जो बेड रॉक्स बताए थे वही है रिगोलिथ। अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी की बात कर लें तो टर्मिनोलॉजी में पहला आता है कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि ए प्लस बी, तो आप बता देंगे कि यह है सोलम। लेकिन अगर मुझे बताइए कि मैंने इसको ए प्लस ई प्लस बी लिखा, तो अब क्या बोलेंगे इसे? तो इसे बोलेंगे सोलम। यह भी सोलम है, याद रखने वाली बात है। और वहीं अगर मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, आप इसे क्या बोलेंगे? इसे आपको बोलना है रिगोलिथ।
अगर ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरी कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपका शेड्यूल वीक ना हो। इस लेक्चर की पीपीटी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल फसल डॉक्टर पर अपलोड कर दी है, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।